नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सफल समाज का वचन, हर बेटी को जीवन। अ, बालिकाओं को बचाने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपने एक एक्ट बना हुआ है, PCPNDT एक्ट। इसमें ये एक्ट 1994 में आया। इसमें इसका पूरा नाम है कि लिंग चयन प्रतिषेध, गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकें। मतलब इसमें जो डायग्नोस प्रसव पूर्व लोग बाग कराते हैं, लिंग चयन करवाते हैं, उसको लेकर एक कानूनी एक्ट है। इसके माध्यम से सजा का प्रावधान है। PCPND एक्ट ये गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच करवाना या लिंग जांच करवाने में किसी का सहयोग करना या किसी हॉस्पिटल द्वारा प्रचार करना कि हमारे यहाँ लिंग जांच किया जाता है, तो ये सब पर कानूनी रोक लगाता है, सजा का प्रावधान करता है। इसमें सजा है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, और इसका जो आर्थिक दंड है वो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड इसमें लागू हो सकता है, या दोनों भी उस दोषी को मिल सकते हैं। ये था 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। अब यूरेशिया PM ने हाल ही में लाओस में, लाओस की राजधानी वियनितान में आसियान शिखर सम्मेलन में PM ने भाग लिया। साथ में अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर जी भी थे। तो PM ने वहाँ स्पीच दिया। स्पीच इसलिए बता रहा हूँ कि निबंध में इस स्पीच के कुछ फैक्ट अपन अपने निबंध में डाल सकते हैं। PM ने आसियान के जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें स्पीच दिया कि चाहे यूरेशिया हो, मतलब यूरोप या एशिया हो, या पश्चिमी एशिया हो, दोनों में शांति बहाल होनी चाहिए। इन संघर्षों का असर ग्लोबल साउथ पे पड़ता है। ग्लोबल साउथ साउथ का मतलब ये है जो विकासशील देश है, जो पूरी दुनिया को अपन बीच में काटे तो ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। जो साउथ वाली कंट्रीज हैं वो सभी अभी विकासशील देश हैं, मतलब वो विकसित होने की लाइन पंक्ति में खड़े हैं। तो ये जितने भी युद्ध होते हैं, आपसी संघर्ष होते हैं, मनमुटाव होते हैं, जो इनके कारण जो आर्थिक असर पड़ता है वो विकसित देशों पर ज्यादा न पड़कर विकासशील देशों पर अर्थात ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। मोदी ने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ और समस्याओं का समाधान युद्ध मैदान से नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट किया, ये लाइन अपन निबंध में ऐड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्थायी प्रोडक्ट विनाश है। युद्ध का जो अंतिम फल है वो विनाश ही होता है। युद्ध से कभी भी विकास नहीं संभव है। युद्ध से दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं विनाश का सामना करना पड़ता है। मोदी ने वहाँ चीन पर भी व्यंग किया कि चीन पर व्यंग करते हुए कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए और चीन को इसका पालन करना चाहिए। मुक्त, स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की वकालत करते हुए मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही। मतलब उन्होंने एक तरीके से चीन पर व्यंग किया कि जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में उसकी जो पनडुब्बियां आती है, चीन के जो नेवल शिप आते हैं, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि वैसा भी ये मुक्त होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, महासागर नियमों का पालन करना चाहिए, किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब का पालन होना चाहिए। मतलब UN क्लोज का पालन करना चाहिए, जो समुद्र के लिए यूनाइटेड नेशन के नियम बने हुए हैं। अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है, 19वां इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें किसी देश में कितनी भुखमरी है उसके बारे में बताते हैं। टोटल दुनिया भर के 127 देशों पर यह सर्वे हुआ। उसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। मतलब भारत 105वें स्थान पर भुखमरी में है। मतलब भुखमरी का प्रतिशत भारत में ज्यादा है। और रोचक बात यह है कि जो भारत के पड़ोसी देश है, जिनकी आर्थिक स्थिति अभी डावाडोल है, जिन पर कर्ज है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार जहाँ सैन्य तख्ता पलट चल रहा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सबसे भारत पीछे है भुखमरी में। और जबकि भारत ऐसा देश है जहाँ जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, खाद्य सुरक्षा एक्ट है, वो 13-14 साल पहले आ गया। सबको फ्री में अनाज राशन बांट रहे हैं, फिर भी भारत इनसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की वास्तविकता, सत्यता तथा तार्किकता पर प्रश्न उठने लाजमी है। तो ये विश्वसनीयता पर प्रश्न है कि भारत को 105वीं रैंक क्यों दी। भारत को ऊपर वाली रैंक मिल सकती थी भाई। जब श्रीलंका जैसे देश 50 रैंक के अंदर आ रहे हैं, तो फिर भारत को 105वीं रैंक क्यों? भारत में तो इतना भुखमरी लग नहीं रहा है। फिर अपन बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की श्रृंखला में।
अभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है एक जापानी संगठन है, निहोन हिडानक्यो। निहोन हिडानक्यो, जैसे जापानी नाम है, अपने को पता है जापानी संगठन है, इसका निहोन हिडानक्यो आप याद रखना। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये क्या करता है संगठन? इस संगठन का मुख्य काम ये था, जो भी दुनिया भर में परमाणु हथियार बन रहे हैं, मतलब जो गैर ऊर्जा के अंदर जो परमाणु उपयोग हो रहा है, भाई परमाणु ऊर्जा का उपयोग या तो अपन पावर प्लांट में दिन में हो जाए, परमाणु पावर प्लांट में, या फिर हथियार बनाए। जो हथियार वाला उपयोग है ना, उसको खिलाफ इन्होंने संगठन ने एक मुहिम चला रखी है, और इनका मुहिम है कि दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करना है। संगठन अब किन लोगों ने बनाया? अपने को पता है, जब द्वितीय विश्व वॉर हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर अटैक किया, हिरोशिमा व नागासाकी पर, तो वहां पर जो लोग बच गए थे, जिस परमाणु अटैक में जो लोग बच गए, उसके कारण बहुत विनाश हुआ, लोगों की स्थायी अपंगता, कई लोग मारे गए। वो क्षेत्र अभी भी मतलब उस त्रासदी से विचलित है। तो उसमें जो लोग बच गए, उन्होंने मिलकर ये संगठन बनाया कि हम ये मुहिम करते हैं कि आगे से ये परमाणु हथियारों को विश्व भर से हटाया जाए। तो उन लोगों ने मिलकर ये निहान हिडान क्यों बनाया। जापान में जो लोग बच गए थे उस परमाणु बम हथियार में, उनको अपन हिबा कुशा कहते हैं, यानी कि बम से प्रभावित वो लोग हैं जो इसमें बच गए थे। इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो निहान हिडान जो संगठन है, इसका अध्यक्ष है तोशियुकी मीमाकी। तो अपने को याद रखना है, निहान हिडान को अपने शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। डेविस कप के बाद में, जो डेविस कप होता है जो टेनिस में होता है, इसके बाद में जो प्रसिद्ध टेनिस स्टार है राफेल नडाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट है, पूछ सकते हैं सिंगल लाइनर एग्जाम में कि भाई राफेल नडाल का संबंध किससे है, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। फिर अपन बात करते हैं संपूर्णानंद स्टेडियम। संपूर्णानंद स्टेडियम का अभी उद्घाटन मोदी ने किया, वाराणसी में। पूछ सकते हैं, छोटा सा फैक्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद स्टेडियम कहाँ है? और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये लोथल गुजरात में भारत सरकार द्वारा खोला जा रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड हुआ करता था, इसलिए समुद्री विरासत स्थल वहीं खोला जा रहा है। एक प्रसिद्ध लेखक है बॉब वुडवर्ड, इनकी बुक है वॉर। क्या बुक है? वॉर। तो याद रखना, बॉब वुडवर्ड। भारत ने अपना चंद्र मिशन को स्वीकृति दी है, इसका नाम है ल्यूपेक्स। कोई पूछ ले ल्यूपेक्स क्या है? भारत का चंद्र मिशन है। अभी शांति का नोबेल अपन ने देखा, साहित्य का नोबेल देखते हैं। शांति का नोबेल भी अब की बार जापान को मिला, और साहित्य के नोबेल भी पूर्वी देश दक्षिणी कोरिया को मिला है। दक्षिणी कोरिया में एक महिला है हांगकांग, ये हांगकांग महिला कहानी लिखती है, व्यंग्यात्मक कहानी लिखती है। मतलब जीवन की जो नाजुकता है, या जो ऐतिहासिक आघात जीवन में दिन प्रतिदिन के जो आघात है, उन पे इन्होंने कहानियां लिखी है। तो हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अपन बात करते हैं कैथरीन डी सुलिविन। ये बहुत चर्चित महिला रही है 1984 में। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। तो इनका नाम है कैथरीन डी सुलिवन, याद रखना। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में।